नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द पॉलिटी मास्टर 24। और आज हम काफ़ी समय बाद वीडियो में लौटे हैं। इसका कारण यही है कि जो शिक्षक भर्ती के लिए जो पेपर चल रहे थे हम उसकी तैयारी में थे, तो असुविधा है तो खेद है। तो आज से बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी वीडियो है वो हम बार बार इसे बनाते रहें। आज हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद को अगर हम माने तो जो परंपरागत राजनीति में जो कमियां रह गई थी तो उसे दूर करने के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। और ये शिकागो अमेरिका के विश्वविद्यालय के जो कुछ प्रवर्तक थे या राजनीतिक चिंतक थिंकर थे, उन्होंने इसको महसूस किया और एक नया परिप्रेक्ष्य लेकर आए जिसका नाम था व्यवहारवाद। ठीक है, इस व्यवहारवाद को लेकर लाए। तो व्यवहारवाद की बात करें तो राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद क्या है, ये व्यवहारवादी अध्ययन एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है, इसे एक महान क्रांति माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे एक महान क्रांति के रूप में जाना गया। क्यों माना गया? क्योंकि 1945 में ख़त्म होता है विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? तो वो सेकंड विश्व युद्ध खत्म होता है। तो उसके पश्चात इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवाद का आगमन होता है और इसे एक महान क्रांति माना जाता है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। इसके अलावा जिसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, अब इसमें फ़र्क क्या है? तो इसमें अंतर हुआ लक्ष्य, स्वरूप, विषय और क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन कर दिए थे। ठीक है, इसके अलावा व्यवहारवाद की उत्पत्ति से संबंधित में अगर हम माने तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई है? अमेरिका में। विकास भी वहीं पे हुआ और पतन भी वहीं पे हुआ। पतन क्यों हुआ उसको हम आगे जब व्यवहारवाद के उत्तर व्यवहारवाद में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। तो उत्पत्ति से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्यवहारवाद की तो आपका आंसर आएगा USA यानी कि अमेरिका। और विकास भी कहाँ हुआ? अमेरिका में। और अगर आपसे पतन भी पूछा जाए तो भी आपका आंसर आना चाहिए अमेरिका। जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है डेविड ईस्टन को। किसको माना जाता है? डेविड ईस्टन को माना, जिन्होंने इसका अर्थ अगर बताया था। तो वो कह रहे हैं कि व्यवहारवाद एक महान क्रांति है और इसमें जितने भी व्यवहारवादी हैं उतने ही उसके अर्थ या परिभाषाएं हैं। कि जितने व्यवहारवादी हैं और उतने ही अर्थ और उसकी परिभाषाएं, यानी जितना हम आम भाषा में जैसे बोलते हैं जितने मुँह उतनी बातें, ठीक वैसा ही है। जितने व्यवहारवादी हैं उतने ही उसके अर्थ और परिभाषाएं हैं। मुख्यतः अगर हम इसका अर्थ निकालें तो अब मुख्यतः जो अर्थ निकाला जाता है वो है बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षिक आंदोलन माना जाता है। बौद्धिक पद्धति और एक शैक्षिक आंदोलन इसे माना जाता है व्यवहारवाद को। तो ये हो गया इसका अर्थ, जनक और इसका उत्पत्ति का क्षेत्र। चलिए हम आगे चलते हैं और इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। व्यवहारवाद के उद्देश्यों की बात करें, व्यवहारवाद के उद्देश्यों की बात करें तो देखिए उसमें राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना क्या है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि इसे ये विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं या आधुनिक अध्ययन की ओर ये बढ़ावा देते हैं। कि जो हम परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे हैं राजनीति विज्ञान में सरकार, राज्य और उसका अर्थ क्षेत्र विकास, ये उससे और भी आगे उसे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें तकनीक हो, तथ्यों का अध्ययन हो, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए। तो कुछ इस प्रकार से उसे क्या बनाना चाहते हैं? आधुनिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद का जो केंद्रीय विषय जो रखा गया है, यानी जो उसका मेन सब्जेक्ट रखा गया था वो है राजनीतिक, यानी मानव का राजनीतिक व्यवहारवाद का अध्ययन। कि एक मानव जो अपनी राजनीतिक इच्छाओं, मूल्यों, तथ्यों को आधार में रखते हुए किस प्रकार उसका जीवन यापन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवहारवाद का अध्ययन ही इसका मुख्य यानी केंद्रीय विषय इसे माना जाता है। व्यवहारवाद अध्ययन का केंद्र अगर आप इसे माना जाए तो केंद्र जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय है। क्या है? शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय को माना जाता है। विशेषताएं अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, डेविड ईस्टन द्वारा कुल 8 विशेषताएं बताई। कितनी बताई गई हैं? 8 विशेषताएं इसे बताया गया है। देखो व्यवहारवाद को अगर हम लिखें तो देखो लगभग ऐसा ही वर्ड बनता है। तो 8 भी ठीक इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा घुमाएं तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। 8 विशेषताएं बताई गई हैं जिसको हमने एक ट्रिक से माध्यम से सॉल्व किया है। निस्तप मूक विशुद्ध विज्ञान 1। निस्तप मूक विशुद्ध विज्ञान 1। ठीक है, तो इसे ट्रिक को थोड़ा सा याद कीजिए। निस्तप मूक विशुद्ध विज्ञान 1। चलिए आगे चलते हैं और इस ट्रिक को हम क्लैरिफाई करते हैं। चलिए हम इस ट्रिक को क्लियरिफाई करते हैं। देखो नी का मतलब क्या हो गया? नियमितता। स से हो गया सत्यापन, त से तकनीक प्रविधियाँ,
नी से क्या हो गया है, तो नी से नियमितता, स से सत्यापन, त से हो गया तकनीक, यानी कि कुछ विधियाँ, कुछ बुक्स में प्रविधियाँ लिखा हुआ है, कुछ में तकनीक, तो हमने दोनों को ही इंक्लूड कर लिया। प से आपको याद रख लेना है प्रमाणीकरण, मु से आपको याद रखना है मूल्य निरपेक्षता, यानी मूल्यों की उपेक्षा की गई यहाँ पे, और क्रमबद्धता, यानी क्रम वाइज ऐसा मानते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो क्रमबद्धता की ओर चलता है, यानी चरणों के आधार पर उसका अध्ययन करता है। फिर विशुद्ध विज्ञान बनाने का एकमात्र उद्देश्य, जैसे हमने पहले पूर्व में पढ़ा, और एकीकरण, यानी संपूर्ण विषयों के साथ ये संबंध स्थापित करेगा और फिर आगे चल के उसको एकता लाने का प्रयास करेगा। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि नियमितता क्या है। नियमितता की बात करें तो क्रियाओं का बार बार घटित होना, क्रियाओं का बार बार घटित होना ही वो नियमित है, कि इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो बार बार घटित होती, तो एक नियमितता बन जाएगी। जैसे हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में ब्रश वगैरह करना, नहाना धोना, तो एक हमारी क्रिया है जो हम बार बार करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, वो डेली रूटीन है हमारा, तो वो बार बार क्रियाएँ घटित होती हैं, इसलिए हम इसे नियमितता का नाम देते हैं। सत्यापन का मतलब क्या होता है कि उसकी जांच कर लेना, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, निष्कर्ष सत्यापित होना चाहिए। कोई भी अगर निष्कर्ष निकलता है राजनीति विज्ञान में तो वो सत्यापित सत्य होना चाहिए। तकनीक की बात करें, देखो तकनीक क्या करती है, तकनीकों में तो हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, जैसे अभी आप फ़ोन देख रहे हैं तो वो भी एक टेक्निक के माध्यम से बनाया गया है। तो इसमें तथ्यों, आंकड़ों और नियमितताओं को प्राप्त करने हेतु कुछ तकनीकों का सहारा लिया जाता है, तो उसे ही तकनीक इसमें माना जाता है। ठीक है, तो 3 विशेषताएं आपने पढ़ी। चलिए हम आगे भी इसे पढ़ते हैं। परिमाणन की बात करें तो देखो परिमाणन का मतलब है परिमाण ज्ञात करना, तो विशुद्धता लाने हेतु अध्ययन का गणितीय या समाजमितीय होना ज़रूरी है, कि तभी तो हम उसको परिमाण कर पाए ना, जब हमारे पास आंकड़े होंगे। मूल्यों की निरपेक्षता, वही मूल्य तटस्थ रहा जाएगा, निरपेक्ष रहा जाएगा, मूल्यों की उपेक्षा की जाएगी, यानी कि मूल्यों से वो तथ्यों से उसको पृथक रखेगा। क्रमबद्धता की बात करें तो एक क्रमबद्धता चलती रहती है। ठीक है, इसमें देखें तो पहले सबसे क्रम देखें तो अध्ययन किया जाएगा किसी भी विषय वस्तु का, उसके बाद उसका अवलोकन, फिर तथ्यों का संग्रहण, और फिर उसका निर्माण किया जाएगा, और अंत में जाकर उसको सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी क्रमबद्धता, जिसके चरण आपको याद रखने हैं, अध्ययन, अवलोकन, तथ्यों का संग्रहण, सिद्धांतों का निर्माण, सत्यापन। आगे चलते हैं विशुद्ध विज्ञान की ओर। विशुद्ध विज्ञान क्या कहता है, एकमात्र वही बात जो हम पहले से पढ़ते हैं कि व्यवहारवाद कहेगी तो टारगेट है कि राजनीति विज्ञान को क्या बनाया जाए, विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए। एकीकरण की बात करें तो विषयों से संबंधित इसको बनाना है। विषयों का मतलब कि जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके साथ सह संबंध स्थापित करना, यानी अंतर्विषयक बनाना, और उसके बाद इसे एकीकरण कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उसके कुछ और टॉपिक्स हैं उसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो देखिए आलोचना, किसी भी चीज़ को अगर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती तो उसकी आलोचना होती है। तो आलोचना में सबसे पहले ये माना जाता है कि ये तो देखो सर विरोधाभासी है, बहुत सारे विरोध हैं, यानी विरोध का मतलब बहुत सारे ऐसी परिभाषा दी जो आपस में ही एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसलिए विरोधाभास है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सब सर्वमान्य है वो ये कहा जाता है कि जो व्यवहारवाद है, इतने बड़े शब्दों का जाल बना दिया गया तो देखने में सिर्फ शब्द आडंबरी लगता है और कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है, और मूल्यों की उपेक्षा, जैसे हमने मूल्य निरपेक्षता पढ़ा है, और कृत्रिम समानता जो है वो कभी भी संभव नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। तो ये जो आलोचनाएं हैं ये व्यवहारवाद के रूप में की जाती हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कम से कम इसे एक बार और देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए, और उसके बाद कोई भी आपके पास बुक है तो उसे एक बार पढ़ें। तो संभव है हमारी कोशिश कि आपको ये जो व्यवहारवाद का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिटी मास्टर 24। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली यूट्यूब वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।